Good morning, everyone. तो कई बार बच्चे आपको हम देखो, कई बार हम ऐसे तथ्य के चक्कर में पड़ते हैं जो बड़ा ही जिज्ञासा वाला होता है, लेकिन इतना गहराई में नहीं बैठना है कि देखो, ज्यादा गहरे मत पढ़ो कि डूबने का डर हो जाए। और कई 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 बार बच्चे जब पहले पहले पढ़ते हैं ना, खूब गहरे जाते हैं, तो ज्यादा गहराई मत जाओ। क्या लिखा था लास्ट में? कुछ हेडिंग लिखा था आपने? क्या 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 आदर्शवादी हो गया था ना। अगला हेडिंग लिख लीजिए। विदेश नीति में विदेश नीति में यथार्थवाद विदेश नीति में यथार्थवाद की शुरुआत। विदेश नीति में यथार्थवाद की शुरुआत। तो यथार्थवाद कह लीजिए, रियलिज्म कह लीजिए। यथार्थवाद का सीधा अपोजिट एक आदर्शवाद, दूसरा यथार्थवाद है। ये अच्छा, आप में कोई यथार्थवादी है या नहीं है? यथार्थवाद का मतलब क्या होता है? रियलिस्ट। बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि विदेश नीति में यथार्थवाद है। तो अगर हमारी विदेश नीति यथार्थवादी हो गई, इंदिरा गांधी ने विदेश नीति को कैसा बना दिया? यथार्थवाद का मतलब क्या है? देखिए, जो आदर्शवादी सिद्धांत है उसका नाम है नैतिकतावादी। और नैतिकतावादी विचार मानने के पीछे की मूल मान्यता ये है कि पूरी प्रकृति में एसी चल रहा है क्या? इससे बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इस पूरी प्रकृति में एक मॉरल एलिमेंट बना हुआ है। जितने भी लोग नैतिकतावादी होते हैं, चाहे गांधी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हो, सब यही बात सिखाया करते हैं, सही काम का सही नतीजा। इन्हें अच्छे काम करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा, और बुरे काम करोगे तो परिणाम बुरा आएगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं दिखता। व्यवहार में जितने लोग टॉप पे हैं वो बहुत नैतिक हैं, कुछ और है। अच्छा, जब कई बार यही सवाल नैतिकतावादी लोगों से पूछो कि भाई अच्छे काम करने का परिणाम अच्छा आता है, तो इस व्यक्ति ने तो, जो व्यक्ति पैदा हुआ उसने कोई काम किया ही नहीं, तो आखिर में उसका परिणाम बुरा कैसे आ गया? तो लोग पता नहीं कहाँ सिद्धांत जाएंगे कि उनके माता माता पिता कार्य तो पूर्व जन्म। बेकार की बात है इसमें। एक बात आप याद रखिए, अगर आप कमजोर रहेंगे तो परिणाम हमेशा बुरा ही आएगा। और नैतिकतावादी न भाई, यही तो नैतिकतावादी मान चलते हैं। अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, तो गांधी बाबा ने किसकी हत्या की थी? बताओ। मेरा बच्चा कह रहा है गांधी ने बकरी की हत्या कर दी थी। लिहाजा कमाल की बात है। मेरे बच्चों, ये जो दिमाग में कूड़ा है उसको निकाल के फेंक दो। नैतिकता जैसी चीज कोई दुनिया में है नहीं, और उसके एग्जाम्पल आपको बार बार दिखेंगे। इस यथार्थवादी एक ही बात मानते हैं, पहला ये कि दुनिया में नैतिकता नैतिकता इन सब चीजों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। पहला, एक ही बात जीवन में याद रखना, अपना हाथ
जगन्नाथ। बस देखो, सिंपल सी बात यही है। पहली बात, पहली बात जीवन में याद रखना, जीवन में एक ही सिद्धांत बनाना, और वो कि कोई सिद्धांत ही नहीं है। जीवन सिद्धांतों से चलता नहीं। कई लोग, बड़े बड़े लोग, कठोर लोग सिद्धांतवादी, प्राण जाए पर वचन न जाए। कमाल की बात है। ये सब बेकार की बातें हैं। ये जीवन बदलने वाला है। आपको जीवन में एक ही चीज अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, शक्ति पहला, अपने हित दूसरा, और शक्ति हित अगर बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा सैनिक क्षमता अर्जित करिए तीसरा। अगर आप शक्तिशाली रहेंगे, उगते सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है, याद रखना बच्चों। अब आप कह देखो ना, ढलते सूरज को भी तो कभी कभार हो जाता है ऐसा, होता होता नहीं। ये दुनिया तभी, अब अभी आप अभी कहें, अब नवंबर ऐसा महीना है, शादियों के तमाम कार्ड आते रहते हैं। किसी शादी बारात में जाओ और कोई पूछे क्या कर रहे हो, क्या तैयारी करें, उधर उधर हट जाओ, पहले उधर उधर चलो। तैयारी का महत्व होता है परिणाम का? दुनिया में इंटेंशन का महत्व होता है या परिणाम का? इंटेंशन अगर कुछ नहीं होता। अगर आप पावरफुल हैं तो सारी चीज आपके पक्ष में है, यानी समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो शक्तिशाली है वो पीटता भी है और रोने भी नहीं देता। इसी का नाम है यथार्थवाद। यानी यथार्थवाद का मतलब, पहले आपके ध्यान में क्या होना चाहिए? नैतिकता या सुरक्षा, नियम या शक्ति, न्याय या हित। बस सीधी सी बात है। इसी का नाम क्या है? यथार्थवाद। और यथार्थवाद क्या है? जिसे जिसे नैतिकतावादी भाषा में हम अवसरवाद कहते हैं, उसी का आईआरए में नाम क्या है? यथार्थवाद। जिसे कहते हैं बड़ा बड़ा चालू आदमी है, इसी का आईआरए में नाम है यथार्थवाद। और अवसरवाद क्या है? आप याद रखना, बस देखते रहो कौन आसपास पावरफुल है, उसी से काम निकाल लो। जीवन में जो पावरफुल बन जाए, जो जीवन में पैसा आपको दे दे, वही आपका दोस्त है, बाकी कोई दोस्त वगैरह नहीं है। क्योंकि याद रखना, अगर आप लड़ाई दूसरे के भरोसे पर करते हो, पिटना तय है। और यथार्थवादी क्या है? यथार्थवादी क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। मैं आपको एक परिस्थिति देता हूं, एक केस स्टडी है, उत्तर आप दीजिए। यथार्थवाद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप क्लास करके निकले, सामने से कोई आदमी आया, एक चाटा मारा, क्या करेंगे? क्या क्या करेंगे? मेरे बच्चों, याद रखना, अब बिना दिमाग लगाए कह दिया, किसी ने एक चाटा मारा तो हम भी मारेंगे। चाटा मारने वाला खली है तो आप याद रखना, ए ने बी को चाटा मारा, बी का पहला व्यवहार हो सकता है नैतिक। बी क्या कहेगा? तुम बी क्या कह सकता है? जाओ, ईश्वर तुम्हें माफ करे, तुम नहीं जानते तुमने किस महात्मा को चाटा मारा है, इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। ये नैतिक व्यवहार है। ए ने बी को चाटा मारा, बी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया 112, यह वैधानिक व्यवहार है। ए ने बी को चाटा मारा, बी ने ये देखा चाटा मारने वाला है कौन। अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी है और आप दुबले पतले हैं तो भाग लो वहां से तुरंत। अगर कोई दुबला पतला आदमी हाथ भारी पड़े तो आप तुरंत वहीं पीटो। अगर आप हट्टे कट्टे हो लेकिन अगला आदमी 4-5 ग्रुप में आया हुआ है तो ही भाग लो वहां से। याद रखिए, इसलिए जीवन में एक ही सिद्धांत है, जैसी परिस्थिति हो वैसा निर्णय लिया जाएगा। जीवन में कोई फिक्स सिद्धांत नहीं है। कई लोग अलग अलग लोग वॉलपेपर लगा लेते हैं, फोटो लगा लेते हैं। मैं एक ऐसे आदमी से मिला, आपको पता है? आम आदमी धर्म के लिए लड़ता मरता है। आम आदमी, ट्रंप हार गए, हैरिस, ट्रंप जीते, हैरिस, कई लोग रो रहे हैं, मूर्ख लोग हैं। अरे रोने की क्या जरूरत है, जाके ट्रंप का हाथ पकड़ लो। इसलिए जो पार्टी सरकार में है वही हमारा दोस्त, जो विपक्ष में है, इससे
जो भी सरकार में है उसी के साथ चलो, विपक्ष में रहोगे तो लठ मिलेगी बिना किसी काम का, कुछ पैसा मिलेगा नहीं। ये तो है यथार्थवाद। आप जीवन में क्या बनना चाहते हो? इसलिए बच्चे क्या कहते हैं, हमारे दोस्त क्यों हैं? क्योंकि पहली नजर में पसंद आ गया। आजकल यही फिलॉसफी, पहली नजर में पसंद कैसे आ जाता है आदमी? एटीएम नहीं देखा, कार नहीं देखा, घर नहीं देखा, ये सब फितूर जो है दिमाग में, 2-4 साल बाद फिर वो पहली नजर में दिखता भी नहीं जो पहली नजर में पसंद आता है। इसे याद रखो, जब आईएएस ऑफिसर सिलेक्शन होता है तब शादी होती है कैडर चेंज करवाने के लिए। राजा महाराजा शादी कैसे करते थे? शक्ति के लिए या प्यार मोहब्बत के लिए? याद रखना मेरे बच्चों, अगर प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा नाम इतिहास भूल जाएगा। रोमियो जूलियट और श्री फरहाद बन के रहना है। किसका नाम दुनिया याद रखती है? अशोक, अकबर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, शक्तिशाली लोगों के नाम दुनिया याद रखती है। दुनिया में कोई याद रखवाना है, ऐसा फुक्कड़ बन के रहना है। लिख लो फिर क्या है यथार्थवाद का मतलब। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, वर्ष 1971, वर्ष 1971, 71 में इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद 1971 में सत्ता में आने के बाद इंदिरा गांधी के द्वारा विदेश नीति में गुणात्मक परिवर्तन किया गया। इंदिरा गांधी के द्वारा विदेश नीति में गुणात्मक परिवर्तन किया गया। गुणात्मक परिवर्तन किया गया और वर्ष 1971 में वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ के बीच शांति और मित्रता की संधि हुई। वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ के बीच शांति और मित्रता की संधि हुई। अगला पॉइंट, इस दौर में, अगला पॉइंट है, इस दौर में भारत की घरेलू परिस्थितियां लगभग एक जैसी थी, एक समान थी। भारत की घरेलू परिस्थितियां पहले जैसी थी। भारत की घरेलू परिस्थितियां पहले की भांति थी। और चीन पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में बने हुए थे। चीन पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में बने हुए थे। अगला पॉइंट, 1971 में अमेरिका
1971 में अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान 1971 में अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान के त्रिकोण के निर्माण के बाद अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान के त्रिकोण के निर्माण के बाद इन्हें संतुलित करने के लिए अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान के त्रिकोण के निर्माण के बाद इन्हें संतुलित करने के लिए भारत सोवियत संघ की मित्रता आवश्यक थी। भारत सोवियत संघ की मित्रता आवश्यक थी। अगला पॉइंट, '71 में ही भारत पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान को पराजित किया गया। '71 में ही भारत पाकिस्तान वॉर में, भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को पराजित किया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को पराजित किया गया तथा भारतीय सेनाओं के आकार भारतीय सेनाओं के आकार को व्यापक रूप में बढ़ाया गया। भारतीय सेनाओं के आकार को व्यापक रूप में बढ़ाया गया। अगला पॉइंट, भारत सोवियत संघ के बीच भारत सोवियत संघ के बीच सैन्य संबंधों के साथ साथ भारत सोवियत संघ के बीच सैन्य संबंधों के साथ साथ सबसे बड़े व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो गए। सैन्य संबंधों के साथ साथ सबसे बड़े व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो गए, क्योंकि दोनों देश समाजवादी अर्थव्यवस्था पर बल दे रहे थे। क्योंकि दोनों देश समाजवादी अर्थव्यवस्था पर बल दे रहे थे। दोनों देश समाजवादी अर्थव्यवस्था पर बल दे रहे थे, लेकिन विश्व व्यवस्था में इस परिवर्तन के बाद विश्व व्यवस्था में इस परिवर्तन के बाद विश्व व्यवस्था में इस परिवर्तन के बाद भारत अमेरिका के बीच विश्व व्यवस्था में इस परिवर्तन के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंध प्रतिकूल होते चले गए। भारत अमेरिका के बीच संबंध प्रतिकूल होते चले गए। तो आप देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंदिरा गांधी के समय जो घरेलू परिस्थिति थी वो नेहरू के समय थी। देखिए, विदेश ने 3 फैक्टर से प्रभावित होता है, बार बार इस बात का हम उल्लेख करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में 3 मेन फैक्टर होते हैं। पहला,
हमने पहले बताया भी था पिछली क्लास में आपको। पहला क्या है? घरेलू डोमेस्टिक फैक्टर। इंदिरा गांधी के समय हमारे डोमेस्टिक फैक्टर तो एक जैसे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इंदिरा गांधी के समय भारत बड़ा अमीर हो गया होगा और नेहरू जी के समय भारत गरीब था, ऐसा नहीं हो रहा था। घरेलू परिस्थिति हमारी सेम थी, इकोनॉमिक कंडीशन भी एक थी। बस इतनी बात थी कि देखिए, नेहरू बहुत प्रैग्मेटिक थे और सच माना जाए इंदिरा गांधी ने 71 का वॉर ऐसा जीता, दुनिया के इतिहास में बहुत कम ऐसे वॉर होते हैं जिनका खात्मा बड़ा डिसाइडिंग होता है। 71 का वॉर उसमें था। अदरवाइज वॉर में जीता कौन हारा कौन ये तय ही नहीं हो पाता। यूक्रेन देख लीजिए, इसराइल का फिलिस्तीन का लफड़ा 50 साल से चल रहा है, रोज मतलब हल ही नहीं होता, क्या हो रहा है पता नहीं चल पाता। 71 का वॉर बड़ा डिसाइडिंग था और डिसाइडिंग इस मामले में भी था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए तैयार है। शांति का मतलब ये नहीं होता कोई हमें आए ठोंक पीट के चला जाए। और कहा भी जाता है, देखिए बहुत बड़े सारे लोग कहते हैं कि नेहरू की जो पंचशील, पंचशील का मतलब कि 5 आचरण, 5 आचार, और 5 आचार कौन? शांति के। अरे भाई कमाल की बात थी। नेहरू जिस समय शांति की बात अपना रहे थे वो बड़ी आदर्शवाद थी, नैतिकतावादी बात थी। लेकिन सवाल है, दुनिया में तो कोल्ड वॉर था, मारामारी थी हथियारों की, सब लोग हथियार लिए पड़े हुए थे, परमाणु हथियार अर्जित कर रहे थे। इस वजह से कोल्ड वॉर के माहौल में तो पूरी दुनिया बिल्कुल अलग किस्म की थी। इसके बावजूद वो इकोनॉमिक रूप में बीच के रास्ते पे जाना चाहते थे। इंदिरा गांधी के समय ज्यादा समाजवाद तरफ बल दिया गया। इंदिरा गांधी पॉलिटिकली मास्टर थी। देखिए हमारे यहाँ दो किस्म के नेता हैं, एक तो है अच्छे प्रशासक और दूसरे हैं अच्छे राजनेता, और दोनों में कॉम्बिनेशन होना और रेयर होता है। लालू लालू यादव वॉज बेस्ट पॉलिटिशियन बट वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर। बिहार का बेड़ा गर्क आज क्यों हुआ है? देखो उसको आप, अब बच्चे क्या होते हैं, अगर पार्टी का भावनात्मक हमारे साथ संबंध है तो बड़े जुड़ जाते हैं। ये मजाक वाली बात नहीं है। आप कभी किसी आंकड़े को आप उठा के देख लीजिए, 90s के बाद दुनिया में भाई आज की डेट में आंध्रा, गुजरात, कर्नाटका, ये सब निकल गए दंदना के आगे। देखिए महाराष्ट्र निकला तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, महाराष्ट्र पहले से आगे था। कर्नाटका का निकल जाना, गुजरात का निकल जाना, ये सब बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। तो आप जब एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे नहीं होते तो फिर इंदिरा गांधी के साथ वही था। सी वॉज मास्टर पॉलिटिशियन। मास्टर पॉलिटिशियन का मतलब चुनाव जीतना जानता हो, प्रशासन बनाना जानता हो। नवीन पटनायक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे, प्रशासक जबरदस्त थे। और उड़ीसा स्टेट धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो कई बार ऐसा पॉलिटिशियन में होता है कि वो कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। नेहरू नेहरू दोनों जबरदस्त थे। नेहरू बोलते भी अच्छा थे, अच्छे वो पॉलिटिशियन में थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और नेहरू स्टेट्समैन थे, उन्हें पॉलिटिशियन कहना भी ठीक नहीं है, स्टेट्समैन थे जो देश को 50 साल 100 साल के लिए देखते थे। नेहरू के बाद ये कॉम्बिनेशन दोनों में जबरदस्त किस्म फिट होता है तो मोदी। अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, ये कॉम्बिनेशन भारत में रेयर हो पाता है। अभी अब देखोगे अखिलेश यादव अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, पॉलिटिशियन अच्छे नहीं है, क्योंकि उस लेवल पर नहीं उतर पाते जो भारत में चुनाव जीतने के लिए आवश्यक होता है। दीदी मास्टर पॉलिटिशियन, बैड एडमिनिस्ट्रेटर। केजरीवाल ना, दोनों का वो दिल्ली का हाल है, देख रहे हो, कमाल की बात करते हो। दिल्ली 10 साल से देख रहे हो, मास्टर पॉलिटिशियन, बैड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऐसा होता है। अच्छा हमें क्या होता है, जब मैं किसी के साथ जुड़ा होता तो लगता है हमारे नेता से। और बीइंग ए टीचर मुझे तो कहना पड़ता है भाई, अब आप, अब इसलिए हमें इतना रेशनल होना चाहिए कि अच्छाई बुराई स्वीकार करने की समय क्षमता होनी चाहिए। अब हाँ आइडियोलॉजिकली आप समर्थन करें न करें, लेकिन जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी आप याद रखिएगा, चाइना चाइना इसी मामले में नेहरू के समय हम आगे थे, चाइना पीछे था। लेकिन इंदिरा गांधी के समय पॉलिटिक्स तो अच्छी थी। अब प्रॉब्लम ये आती चली गई, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था पहले से थी, उन्होंने समाजवाद को थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़ा दिया। दूध की कंपनी पर राज्य का नियंत्रण हो गया, एयर इंडिया पे, इन सब चीज़ों पे राज्य का नियंत्रण की क्या जरूरत थी। बैंकों पर राष्ट्रीयकरण,
चलो बैंक तो प्राइवेट पब्लिक चढ़ते थे, मैंने मान ही लिया, लेकिन अशोका होटल का राष्ट्रीयकरण, अशोका होटल का राष्ट्रीयकरण क्या मतलब था? ब्रेड बनाने कंपनी का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी समाजवाद के नाम पे, चूंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जैसी रहेगी वैसे विदेशी पॉलिटिक्स रहेगी। यहाँ पे चाइना से अब सीखिए, चाइना 1978 में समाजवादी होते हुए उदारीकरण अपना लिया। चाइना के बारे में कहा जाता है वो 50 साल पहले वो एंटिसिपेट कर लेता क्या होने वाला है। अगर आदमी दूरदर्शी नहीं है तो आगे चल के फिर फंसेगा। हमें ये विजन होना चाहिए कि अगले 50 साल में क्या होने वाला है। चाइना समाजवादी होते हुए बाजारवाद अपना लिया डेंग शाओपिंग ने 78 में। और जब डेंग शाओपिंग बाजारवाद ऐसा रेयर आदमी होता है, अपने परिवार में कोई ऐसा काम आप करना चाहते हैं जो 2-3 पीढ़ियों में नहीं किया है, तो आपको सब मार के भगा देंगे सब, लेकिन हो सकता है आप इतिहास लिखने वाले बन जाए। डेंग शाओपिंग जब 78 में आए और डेंग शाओपिंग ने कहा मैं बाजारवाद अपनाऊंगा, पूरे चीन के जो वरिष्ठ नेता थे उनके ऊपर टूट पड़े, कहा पागल हो गए हो तुम, समाजवाद की अर्थी उठा रहे हो, सोवियत संघ को देखते नहीं। डेंग शाओपिंग ने कहा तुम लोग पागल हो, आने वाला समय चाइना को इसी के लिए याद रखेगा। और वाकई पूरी दुनिया में समाजवाद फेल हुआ है चाइना के अलावा। और चाइना आज जिस रास्ते पर है उसकी नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम अगर आप जानना चाहते हैं, डेंग शियाओपिंग नाम है। जिस समय चीन बाजारवाद के रास्ते पे जा रहा था उस समय हमारे यहाँ समाजवाद की आंधी बह रही थी चुनाव जीतने के लिए। आप याद रखिए, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, इंदिरा गांधी के समय अर्थव्यवस्था वही थी, समाजवाद पे बल ज्यादा था। हम भी समाजवादी, सोवियत संघ भी समाजवादी, हमारा सोवियत संघ के साथ खूब व्यापार चला। अमेरिका से पीछे हटना थोड़ा सा प्रॉब्लम। यदि हमारा अमेरिका के साथ झगड़ा कोई, भाई हमारा अमेरिका के साथ क्या सीमा का विवाद है? सीमा का विवाद तो कभी रहा ही नहीं हमारा अमेरिका के साथ। अरे मेरे बच्चों ये बताओ, भारत पाकिस्तान का झगड़ा समझ में आता है, भारत चीन का झगड़ा समझ में आता है, अमेरिका हमसे 10,000 किलोमीटर दूर। अमेरिका का हमसे झगड़ा क्या था? सीमा का नहीं, समुद्र का, व्यापार का झगड़ा था बस। वो अमेरिका दादागिरी दिखाता है। आज भी अमेरिका का वही का है। अब अभी अमेरिका, इसलिए भी अभी ट्रंप आए, ट्रंप हमारे लिए बहुत सुटेबल है, समझ लो। आपको आप यार, सिद्धांत तो वही है, चाहे पहले चाहे आज। अमेरिका दादागिरी है। अमेरिका अपने आप को दुनिया का डॉन समझता है। अमेरिका ये मानता है कि दुनिया का डॉन है वो, और इसलिए सबको बोल वचन देता रहता है तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। और हमारी हालत तो ये थी, इंदिरा गांधी पहुंची अमेरिका से गेहूं लेने, हमारी आजादी के बाद गेहूं तक नहीं था दोस्तों, ऐसा भारत में मिला था। बाकी तो अब छोड़ ही दो, लोगों के पास पहनने के ट्राउजर नहीं थे, जीन्स जीन्स तो छोड़ ही दो, फटेला जीन्स तो कल्पना नहीं थी, पैजामे तक नहीं थे, ज्यादातर लोग धोती उती पहनते थे, उसमें भी आधी पहनते थे, आधा सब खुला ही रहता था। अरे मेरे बच्चों, तो आप तो अपने दादा से पूछना, अपने घर वालों से पूछना। मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, 2-4 परिवार की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो 2-4 परिवार तो हर गांव में बड़े अमीर लोग थे, लेकिन 90% इंडियन की हालत ऐसी थी कि पूरे गांव में बारात होती थी तो एक कुर्ता होता था जो पूरे गांव में घूमता था। एक ही कुर्ते को लेकर वो लोग कुर्ता उधार मांग के ले जाते थे, और वो भी आप जानते हैं पूरे रास्ते में नंगे बदन कुर्ते को ऐसे टांग के जाते थे। भाई एक ही कुर्ता हर जगह रोटेट करना है, समाजवाद के इससे अच्छा एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते। हम लोग भी हॉस्टल वगैरह में यही किया करते थे, किसी की शादी होती थी तो मतलब एक आदमी के पास सूट है, निमंत्रण अगर क्रम से मिल रहा है तो वही सूट घूमता रहता था पूरे हॉस्टल में। मेरे बच्चों, इंडिया की, हम लोग पहुंचे गेहूं लेने अमेरिका से। अमेरिका इंदिरा गांधी से कहा मैडम आप बोलती बहुत ज्यादा है। इंदिरा गांधी ने कहा स्वतंत्र विदेशी जानते हो? अमेरिका ने कहा अभी आजाद हुई नहीं, अभी कोई औकात है नहीं, और बोल बच्चन इतना स्वतंत्र विदेशी क्या होता है, पीछे चलना सीखिए मैडम। इंदिरा गांधी ने कहा माइंड योर लैंग्वेज। पीछे कभी चलना सीखा नहीं हमने, हमने बराबरी में चलना सीखा है।
अमेरिका किसी को बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं होता और हम किसी के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं होते। पीछे चलना बेकार वाली बात है, तो हाथ में हाथ मिला के चलना चाहिए। आईआर में कमाल की बात है, जो नहीं समझना है वहां बहुत तेज समझते हो मेरे बच्चों। हमने पीछे चलना सीखा नहीं और अमेरिका साथ लाने को तैयार नहीं था। इसीलिए देखिए, इसीलिए अमेरिका से हमारी नहीं पटी। ये देखो उसका परिणाम बड़ा भयंकर रहा। भाई अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी, याद रखना बच्चों, मोहल्ले में कोई अमीर आदमी है, लोग जो आईआर नहीं पढ़ते वो क्या सोचते हैं, वो किस जाति का है, किस धर्म का है। कई कई बार तो लोग ऐसे कहते हैं, मैं गया था उसने बारात में, एक आईआर जो नहीं पढ़े होते बड़े उनको जीवन में सीखना चाहिए। मैं एक बारात में गया था, फूफा जी भी साथ में थे और हम लोग तो भाई आईआर पढ़े हुए हैं। बारात जैसे आई उसके बाद गोलगप्पे पे टूट पड़े। दूल्हा दुल्हन बाद में देख लेंगे, नहीं देख लेंगे क्या बनेगा उससे। अरे गए खाना खाने वहां पे ना, अरे दूल्हा दुल्हन दूल्हा जिसको मिला है उसको देखे ताके, उसमें हमारा काम क्या है भाई? हमारा काम है खाना। और पता चला अब आज 2 घंटे बाद पहुंचे, उसमें तो कुछ मिला नहीं, पापड़ मिलेगा केवल। मैंने फूफा जी लगो, क्या बात कर रहे हो, किसी ने पूछा हमें? हम क्या, कोई नहीं पूछेगा, ये सिस्टम अलग है। कहा मैं नहीं खाऊंगा। हम कहे जाओ। फूफा जी को गरिमा का सिद्धांत याद था जो हमने पॉलिटी में बताया था। आईआर में गरिमा चलेगी या हित चलेगा? पेट भरना जरूरी है, गरिमा। अब ऐसी भावनात्मक बातें बड़े बड़े लोग कहते हैं, मैं उसके दरवाजे पर नहीं जानता, अपने आप को पता नहीं अफलातून समझता है। समझता नहीं, वो है। अरे जाके 2-4 जलेबी तोड़ दो, सुबह सुबह चाय पी लो, अमीर दोस्त के साथ संबंध बना। अरे 2-4 बार डांटे ही देगा, डांटना कहीं लगता है क्या? पेट तो पेट में खाना गया तो पेट में लगता है। बेकार की बात करते हो, गरिमा, ये सब चीजें। इसलिए मेरे बच्चों मामला गड़बड़ाता था। इंदिरा गांधी पीछे चलने को तैयार नहीं थी, अमेरिका हमेशा डिक्टेट करने का प्रयास करता था। इस वजह से अमेरिका से भारत की दूरी बढ़नी शुरू हो गई। अमेरिका से भारत की दूरी बढ़ने का एक और भी कारण था जो लगभग सभी देशों के साथ था। हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना रखी थी, अमेरिका उसके सारे दोस्तों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना रखी थी। जब हमारी समाजवादी व्यवस्था थी तो बाहर से व्यापार का चांस ही नहीं था। समाजवादी व्यवस्था में बाहर से व्यापार नहीं कर सकते। वह समाजवाद का मतलब लाइसेंस, कोटा, परमिट राज था। हमारे यहाँ जितना भी चीज बनेगा सरकार, या तो सरकार उद्यम बनाएगा, बाहर का चीज हम निर्यात होने ही नहीं देंगे। जब बाहर चीज हमारे बाजार में आएगी नहीं तो विदेशी निवेश का कोई आइडिया ही नहीं हो सकता। इसलिए आप देखेंगे 90 से पहले हमारे यहाँ विदेशी निवेश जैसा कोई आइडिया था ही नहीं। जो बनेगा भारत में बनेगा, कितना भी सड़ियल बने लेकिन बनेगा कहाँ? भारत में। और कुछ भी बने, इसलिए हमें तो अभी भी याद है क्या, ओ माय गॉड, मैं भी काश आपके ही दौर में पैदा हुआ तो दोस्तों बहुत सारी चीज मिस कर दी हमने। एक कॉस्मेटिक्स हम लोग बचपन में देखते, इसका नाम था बोरोलिन। बताइए, बोरोलिन के अलावा और कोई कॉस्मेटिक्स नहीं आएगा, क्योंकि जो भारत बना सकता है वही आपको लगाना है। वो कितना बेकार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए व्यवस्था समाजवादी थी। हमें अमेरिका के साथ दूर जाने का खामियाजा तो हुआ। इसे अरविंद पनगरिया ने जो नई किताब लिखी उसमें अगर आप पढ़िए तो अभी विचार का नया बिंदु हो जाता है। वो कहते हैं नहीं नहीं, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था लगाकर हमने बात करी वो थोड़ा सा ज्यादा ही समाजवादी होता चला गया इंदिरा गांधी के समय, उसे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। ये बात अगर चीन के साथ जोड़ के देखिए, चीन इसी मामले में आगे रहा। हमारे बगल में साउथ ईस्ट एशिया चले जाइए, सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने वाले देश थे। जापान, दक्षिण कोरिया, सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने वाले देश थे। अमेरिका था ही, पूरा यूरोप था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहा था। चाइना ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना ली। चाइना में तो आज भी कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है समाजवादी, इकोनॉमिक सिस्टम है पूंजीवादी। कमाल कॉम्बिनेशन है। इससे ज्यादा यथार्थवाद दुनिया में कहीं नहीं, आप देख सकते हैं। चीन कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। मतलब इससे अच्छी फॉरेन पॉलिसी नहीं दिखती ही नहीं। यानी
दिखिए कुछ और, रहिए कुछ और, जाइए कहीं और, बताइए कहीं और, ऐसे किसी और करिए, पीठ किसी और को दीजिए। ये बेस्ट डिप्लोमेसी है। इसलिए मेरे बच्चों, देखो जिन जिन देशों ने समाजवाद लगाया था, पूर्वी यूरोप ध्वस्त हो गया, वियतनाम बाजारवाद के रास्ते पे चला गया, नॉर्थ कोरिया का हाल ये है कि नारा दिया जा रहा है कि घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे, तो बम ही बनाने, घास ही खाने पे मर रहा है। जितने भी देश समाजवादी खेमे में थे ध्वस्त हुए, ये इतिहास नहीं, ये तथ्य है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और जो देश अमेरिका के टॉपर में है, यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल आंख खोलने वाला है। दोनों देश की जनसंख्या एक जैसी, संसाधन एक जैसा, भूभाग एक जैसा। उत्तर कोरिया ने कौन सा रास्ता अपनाया? समाजवादी। दक्षिण कोरिया ने कौन सा रास्ता अपनाया? दक्षिण कोरिया की पर कैपिटा इनकम लंदन से ज्यादा है आज की डेट में। उत्तर कोरिया की पर कैपिटा इनकम कुछ है ही नहीं है। इनकम होगा तब तो पर कैपिटा आएगी। मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, 150 जो भी मान लो, ये हाल है। इसलिए मेरे बच्चों, और अब सवाल अगला आया, इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ संबंध बना लिया, ठीक है, हथियार भी आने शुरू हो गए। पहली बार ऐसा हुआ कि अचानक हम वेपन्स मंगा रहे थे सोवियत संघ से, और जब पहले हमारे हथियार थे ब्रिटेन से, ब्रिटेन ने हमारी सेना का निर्माण किया था, हमारी वेपन्स आए ब्रिटेन से, फ्रांस से। अचानक ही तय हुआ कि अब हम वेपन्स अपनाएंगे सोवियत संघ से। थोड़ा इसमें सेना ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि आप याद रखिएगा, किसी भी देश के हथियार तत्काल आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। मतलब वेपन्स तो ऐसा होता है जब आप कहीं से खरीदते हैं, वेपन्स आप खरीद के भी लाएंगे तो उसको ऑपरेट करने में 2-4 साल आपको लगते हैं। जब वेपन्स आप खरीद के लाएंगे तो एक वेपन्स नहीं होता, वेपन्स की पूरी सीरीज होती है, उसका मेंटेनेंस, उसका सीरीज। तो अचानक आर्मी ने कहा कि भाई ऐसा आप स्विच ओवर कर रहे हो कि अचानक सोवियत संघ से आप हथियार लोगे, वो सेना हमारी नहीं चला पाएगी। सरकार ने कहा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको सोवियत संघ के हथियारों के साथ ही बात सीखनी पड़ेगी। 71 के बाद से लेकर आज की डेट में हमारे पूरे हथियारों की 47% सप्लाई आज भी पुतिन से है। पुतिन के साथ संबंधों का बहुत गहरा कारण है। 71 के बाद तो ये हो गया था, 90 तक आते आते ये हो गया था कि सोवियत संघ हमारे हथियारों की सप्लाई लगभग 90% कर रहा था। अभी तभी 47 है, सबसे ज्यादा है 47। सोवियत संघ पे हम हथियारों पे निर्भर हो गए। और एक बात हमेशा जीवन में याद रखिएगा, एक व्यक्ति पे निर्भरता, दोस्त एक रखोगे या दो, यही जीवन कठिनाई है मेरे बच्चों। कई बार दो रखने के चक्कर में एक भी नहीं मिलता। पहली समस्या, जीवन इतना आसान नहीं है, क्योंकि दो रखना चाहोगे तो एक भी मिलेगा जरूरी नहीं है, एक ही रखना चाहो वही छोड़ के भाग गया तो भी समस्या है। इसलिए सोवियत संघ पर आर्थिक रूप में भारत अति निर्भर हो गया, सोवियत संघ पे सैनिक रूप में भारत अति निर्भर हो गया। ये बात ठीक नहीं थी। ये बात ठीक, अति निर्भरता भारत जैसे महाशक्ति के लिए न पहले ठीक थी न आज। किसी पर, किसी से लीजिए, किसी से कोई दीजिए, ओवर डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा चेंज आ गया और हमने 74 में परमाणु परीक्षण भी कर दिया। ये देखो शांतिपूर्ण था, लेकिन ये बता दिया कि हम परमाणु बम बना सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने 75 में सिक्किम ले लिया, और सबसे बड़ी बात थी सोवियत संघ के साथ दोस्ती कर ली। मामला सीधा है, सोवियत संघ के साथ दोस्ती कर ली तो भारत गुट निरपेक्ष कैसे रहा? नेहरू की विदेश नीति क्या थी? नेहरू की विदेश नीति न तो नाटो के साथ संबंध, न वार्सा के साथ संबंध। सोवियत संघ के साथ संबंध से गुट निरपेक्षता की नीति रही या डिसकंटिन्यू हो गई? इंदिरा गांधी से पूछा गया कि गुट निरपेक्षता की नीति आपकी है या नहीं है? आप तो सोवियत संघ के साथ चली गई। बात को और सीधे शब्दों में कह दिया जाए, भारत सैनिक खेमे में शामिल हो गया।
आप कहेंगे ना ना सर, ये तो मित्रता की संधि थी। अरे गुटनिरपेक्षता में सैनिक संधि से बचा गया था या मित्रता से? गुटनिरपेक्षता में ये था, हम नाटो वारसा में शामिल नहीं होंगे, मित्रता वाली संधि से थोड़ी मना किया गया था। आप तो कह सकते हैं ये बात। ऐसा था नहीं, याद रखिए। इसी फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। क्यों? 71 की जो भारत सोवियत संघ शांति मित्रता की संधि थी, हेडिंग थी शांति मित्रता। बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक की, अंदर कुछ और होता है। क्या होता है? पानी होता है। अरे बच्चे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी नहीं यूज करते। आप याद रखिए, संधि में लिखा क्या गया था, अगर सोवियत संघ पर कोई हमला कर देगा भारत सहायता करेगा, और भारत पर कोई हमला कर देगा सोवियत संघ सहायता करेगा। तो हम कौन सी कंडीशन में सहायता कर दे सोवियत संघ की? उल्टी बात ही सही थी। अगर हम पे हमला होता, सोवियत संघ हमारी सहायता करता, ये सैन्य संधि थी या शांति की संधि थी? भारत गुटनिरपेक्ष रहा या नहीं रहा? लिख लीजिए इसी बात को 2 लाइन। हेडिंग गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता, पहला पॉइंट। वर्ष 1971 में वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ शांति और मित्रता भारत सोवियत संघ शांति मित्रता संधि के बाद शांति और मित्रता संधि के बाद गुटनिरपेक्ष विदेश नीति पर प्रश्न उठना स्वाभाविक था। गुटनिरपेक्ष विदेश नीति पर प्रश्न उठना स्वाभाविक था। लेकिन गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर, या गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता के पक्ष में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए। पहला पॉइंट, गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण का आधार था। गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण का आधार था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के अभाव में शांति
की बात करना निरर्थक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अभाव में शांति की बात करना निरर्थक है। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षा के अभाव में शांति की बात करना निरर्थक है। पॉइंट नंबर 2, यह संधि यह संधि भारत के स्वतंत्र निर्णय के लिए बाधा नहीं थी। यह संधि भारत के स्वतंत्र निर्णय के लिए बाधा नहीं थी। क्योंकि भारत वारसा पैक्ट का हिस्सा कभी नहीं बना। भारत वारसा पैक्ट का हिस्सा कभी नहीं बना, जो सोवियत संघ के द्वारा गठित भारत वारसा पैक्ट का हिस्सा कभी नहीं बना, जो सोवियत संघ के द्वारा गठित एक सैन्य संगठन था। सोवियत संघ के द्वारा गठित एक सैन्य संगठन था। और अंतिम पॉइंट, भारत के द्वारा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद का निरंतर विरोध किया गया। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का निरंतर विरोध किया गया। अच्छा, यह भी इंटरेस्टिंग है कि 74 में भारत ने जब शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया, भारत दुनिया का पहला देश था, केवल एक देश था जिसने परमाणु परीक्षण किया। नाम क्या दिया? शांतिपूर्ण। आज तक दुनिया में किसी ने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण नहीं किया था, लेकिन भारत ने यहां डिप्लोमेसी खेली। कुछ लोग कह रहे हैं जब पटाखा फोड़ ही दिया था तो शांतिपूर्ण रखने की क्या जरूरत थी, कह दिया होता परमाणु परीक्षण किया। इसका मतलब भारत ने बता दिया कि हमारे पास क्षमता तो है, फिर भी हम दुनिया में शांतिपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं। इसलिए जब कहा जाता है कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति खत्म कर दिया, ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि याद रखिए गुटनिरपेक्षता फॉरेन पॉलिसी का एक एलिमेंट है, उसका पूरा समानार्थक शब्द नहीं है। और फॉरेन पॉलिसी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा। आप रहेंगे तब शांति की स्थापना करेंगे, या नहीं रहेंगे तब करेंगे? रहना, सर्वाइवल। इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है, जान है तो जहान है। सर्वाइवल ऑफ नेशन इज द टॉप प्रायोरिटी। जब हमारा सर्वाइवल नहीं रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो क्या शांति, क्या न्याय, सब बेकार बातें बेकार है। और हकीकत की बात तो ये है, भारत में आप याद रखिए कम्युनिस्ट पार्टी से पूछा गया, अभी देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो गुटनिरपेक्षता को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। जनता पार्टी से पूछा गया कि बताइए महोदय, आपके लिए गुटनिरपेक्षता क्या है? उनका गुटों से अलग होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा सोवियत संघ की तरफ ज्यादा ही चिपके हुए हैं, थोड़ा और ढीला करो, उधर से बीच में खड़े हो जाओ। अगर दो लोग आपके दाएं बाएं हैं तो अगर दो लोग आपके दाहिने बाहिने दाएं बाएं हैं तो आप बीच में रहेंगे, झुके रहेंगे कहीं तब। तो समाजवाद, ये जनता पार्टी कहना था थोड़ा हम सोवियत संघ की तरफ झुके हुए हैं। जब सोवियत संघ के साथ हमारी दोस्ती हो गई तो पूछा गया साम्यवादियों से कि अब ये क्या है? साम्यवादियों ने कहा सही गुटनिरपेक्षता की शुरुआत तो 71 में हुई है। और याद रखिए हमारे यहाँ तो हवाना जब गुटनिरपेक्ष समिट हुई थी, उसमें चूंकि हमारी सोवियत संघ के साथ दोस्ती हो गई थी, इसे क्यूबा ने एक नया प्रस्ताव रखा। क्यूबा ने कहा भाई इंडिया, एक काम करो,
देखो, गुटनिरपेक्षता का विलय समाजवादी खेमे में कर लिया जाए। भारत ने कहा ऐसा क्यों? जरा सोचिए, क्यूबा ने कहा था गुटनिरपेक्षता का विलय समाजवादी खेमे में कर लिया जाए, इसका मतलब गुटनिरपेक्षता का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ऐसा समाजवादियों ने इसलिए कहा था। जब इंदिरा गांधी ने पूछा ऐसा आप क्यों कह रहे हो, उनका देखो भाई, समाजवाद का भी पर्पस है पूंजीवाद का विनाश करना, और साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद पूंजीवाद के दो बच्चे हैं। हमारा भी पर्पस है साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विनाश करना। जब पर्पस एक ही जैसा है तो एक ही ट्रेन में क्यों न बैठ जाए? अगर जाना है भागलपुर ही तो ट्रेन कौन सी लोगे? विक्रमशिला ही तो लेनी पड़ेगी। अब कहोगे ना मैं जाऊंगा पटना राजधानी से, तो भागलपुर कहां पहुंच पाओगे? इसलिए मेरे बच्चों, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया। नेहरू का ना समाजवादी खेमा ने इंदिरा गांधी ने मना कर दिया का समाजवादी खेमा अलग है, गुट निरपेक्षता अलग है। और वैसे याद रखना, गुट निरपेक्षता क्या थी? निरंकारियों का सम्मेलन था। जिसके पास शक्ति नहीं होती वो न्याय की बात ही करता है, याद रखना जीवन में। जिसके पास जितने छात्र हैं हमेशा जब देखो जिंदाबाद मुर्दाबाद, वी वांट जस्टिस। कभी आईएएस ऑफिसर के हाथ में ऐसा प्ले कार्ड देखा कि वी वांट जस्टिस? जो पावरफुल होता है, देखिए दो आदमी सड़क पर लड़ेंगे, जो पावरफुल होगा पीठ पाट देगा, जो कमजोर हो क्या बात करेगा? ये शोभा नहीं देता आपको, ये आप ठीक नहीं कर रहे, ठीक नहीं कर रहे हैं, बाद में देखेंगे, पहले। यही दुनिया का सिद्धांत है। तो कमजोर राज्य मिलते थे जिनके पास बंदूक थी नहीं, हथियार था नहीं, पैसा था नहीं, तो बचनम किम दरिद्रम, किसकी बात करते थे? दुनिया से शांति, साम्राज्यवाद खत्म होगा, उपनिवेशवाद खत्म होगा। कहने में क्या जाता था? कहने में कोई पैसा थोड़ी लगता था। ये था इंदिरा गांधी का दूसरा फेस। तो विदेश में परिवर्तन ज्यादा दिखता है या स्थायित्व? नेहरू से इंदिरा गांधी के समय में चेंज ज्यादा है या स्टेबिलिटी ज्यादा है? चेंज तो एक ही बात पे हुआ, कुल मिला के थोड़ा सा पावर पे ज्यादा ध्यान दे दिया, बाकी चीजें तो एक साथ चलती रही, इकोनॉमी एक जैसी, सब चीजें एक जैसी चलती रही। इसलिए फॉरेन पॉलिसी में रियल चेंज क्या हुआ 90 के बाद? विदेश नीति में हकीकत का रियल चेंज कब हुआ? 1991 के बाद। हेडिंग चेंज कर लीजिए। नाइनटीन 91 के बाद 1991 के बाद विदेश नीति में होने वाले परिवर्तन। नाइनटीन 91 के बाद विदेश नीति में होने वाले परिवर्तन। अब जरा आपको बता दें, 1991 के बाद कैसी कंडीशन रही? घरेलू परिस्थिति कैसी थी हमारी? हमारी घरेलू परिस्थिति ऐसी थी जैसे कमोबेश साथ पाकिस्तान की है। हम अतीत, लोग देखिए अतीत बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भीड़ का स्वभाव भी ऐसा है कि आम लोगों को पिछली घटनाएं भूल जाती हैं, ये मानव का अच्छी प्रवृत्ति भी है। कोविड के हाहाकार लोग भूल गए, कितनी समस्या भूल गए। 1991 में आप याद रखिए हमारी परिस्थिति क्या थी? आर्थिक रूप में उससे नीचे गिरने कोई अवसर नहीं था। इसलिए बड़े बुद्धिमान लोग कई बार फर्श पे ही बैठ कर सब काम करते हैं। एक बड़े लाला जी थे, सारे काम फर्श बैठ करते थे। हमने कहा लाला जी आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, थोड़ा सोफा वोफा बनवा लो। उनका सर देखो जमीन से नीचे गिरने का डर नहीं रहता। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था जहां थी उससे ज्यादा नीचे गिरने को स्कोप था नहीं, क्योंकि इकोनॉमी का हाल ये था। याद रखो, जिन सार्वजनिक उद्यमों को हमने बनाया था कि भारत के, नेहरू ने कहा था ये सार्वजनिक उद्यम भारत के मंदिर होंगे, आईएएस ऑफिसर भारत के पुजारी होंगे। पुजारी पता नहीं कहां भाग गया तो पता नहीं था, लेकिन मंदिर ढा गए। जितने सार्वजनिक उद्यम सब घाटे में। और पब्लिक सेक्टर बनाया क्यों था? पब्लिक सेक्टर लगाएंगे, पैसा लेंगे, वहां से लाभ मिलेगा। भाई सार्वजनिक उद्यम बनाने का यही तर्क तो है। अब लोग यही आज भी कहते हैं भाई निजी कंपनी रहेगी तो फिर फायदा लेगी एक आदमी के हाथ में जाएगा।
पब्लिक सेक्टर रहेगा तो फायदा होगा, तो पूरे भारत के हाथ में जाएगा। लेकिन अगर वो घाटे में चला गया तो फिर देश बर्बाद। भाई प्राइवेट इंडस्ट्री है, घाटे में चली गई, पहली बार टैक्स दे रही है, घाटे में चली गई, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, अपने मैनेज करेगी। तो सरकार, पता चला जो पैसा मिलने वाला था कुछ शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, वो सरकार पैसा दे रहा था घाटे में चल रही इंडस्ट्री के लोगों को पेमेंट देने के लिए। भाई इंडस्ट्री चलने चली, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी तो आपको 60 साल तक पेमेंट देना है, वीआरएस अब देंगे तो पूरा पेमेंट अब दीजिए। सार्वजनिक उद्यम खराब। विदेशी मुद्रा का भंडार था, 1 हफ्ते का बचा था केवल। ये बहुत खराब बीमारी होती है, यानी इसे कहते हैं भुगतान के संतुलन का संकट। भाई आपको विदेशी मुद्रा में आयात की कीमत चुकानी है तो आपको हार्ड करेंसी में डॉलर में पैसा देना पड़ेगा। अब डॉलर में पैसा कब देंगे? जब डॉलर रहेगा तब तो देंगे, रुपए में पैसा दे नहीं सकते। आलू गोभी टमाटर भिंडी मटर कोई लेगा नहीं, सोवियत संघ ले लेता था, बाकी कोई लेने को तैयार नहीं था। अब बताइए, इसका मतलब है आपका सारा तेल तक आयात बंद हो जाता, स्कूटी कैसे चलती? साइकिल चलती, हाँ साइकिल बैलगाड़ी तो हमेशा चलेगी। अब जरा सोच के देखिए, अगर आपके पास एक ही हफ्ते के विदेशी मुद्रा भंडार की कीमत चुकाने की शर्त है तो आपके तेल आयात भी बंद ही हो जाएंगे। तेल के आयात का सारा भुगतान करना पड़ता है डॉलर में, वो हमारे पास और कोई सिस्टम नहीं है। अभी चाइना कोशिश कर रहा है, चाइना सऊदी अरेबिया के बीच एग्रीमेंट हुआ है, ये डॉलर का डोमिनेंस भी है। अब बताइए, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। तो हमने तो सोचा था कि आजाद होंगे, नेहरू ने क्या भाषण दिया था, आजाद होंगे तो भारत में दूध की नदियां बहेंगी, दही की झील बन जाएगी। 50 साल आते आते पता चला क्रैश कर गए। नया नया वाहन में बैठे थे, भारत जब आजाद हुआ तो फीलिंग कैसी थी नए नए वाहन की। और आपको पता है, जब नया वाहन कहीं क्रैश कर जाता है दिल को ठेस उतना ज्यादा पहुंचती है। अब बताइए, अब भारत के लोग क्या कहते? अब नेता किसको दोष देते? पहले तो था ब्रिटेन की महारानी है, पहले तो यही था ड्रेन थ्योरी। क्या थी? भारत सोने की चिड़िया है लेकिन सारी गरीबी किन के कारण है? अंग्रेजों के कारण है। अब दोष किसको दिया जाता? अंग्रेज तो थे ही नहीं। इतना ही नहीं, घरेलू परिस्थिति ये थी, अर्थव्यवस्था बर्बाद, और दूसरी राजनीति में मंडल और कमंडल। 90 का समय याद रखिए, पॉलिटिक्स से चल रही थी, इधर बीजेपी मंदिर बनवाने पर लगी हुई थी, और बाकी दल रिजर्वेशन देने पर। हाल ये था, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, लोन लेने गए, आईएमएफ ने भगा दिया। आईएमएफ ने कहा ठंडी नहीं देंगे, पहले ये बताओ लोन हम दे देंगे, अब चुकाओ कैसे? उनका जो आएगा वो चुकाएगा, हम क्या चुकाएंगे? आईएमएफ ने लिटरली बीपी सिंह को भगा दिया। उन्होंने कैसी बात कर रहे हो? अब एक याद रखिए, भारत का क्रेडिट इतना खराब हो गया था, सच मानो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल लगने की इससे अच्छी कोई कंडीशन नहीं थी भारत में, लेकिन लगा नहीं, क्योंकि चुनाव और हार जाते वित्तीय आपातकाल लगता तो। उधार देने से मना कर दिया, लेकिन बीपी सिंह उधर से आए, बीपी सिंह उधर से आए और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। कहा भाइयों और बहनों, मैंने दुनिया से उधार लेना मना कर दिया है, क्योंकि मैं भारत की गिरवी को, भारत की इज्जत गिरवी नहीं ले सकता। भारत का सम्मान हमेशा बना रहेगा, ठेंगा बना रहेगा सम्मान, जेब में कोई रखनी नहीं थी। आप सोच लो, उधार देने कोई तैयार नहीं था, अर्थव्यवस्था बर्बाद थी, राजनीति में मंडल, राजनीति में ऐसा मामला लोगों ने पैदा कर दिया था, कोई मंदिर, कोई कमंडल, कोई मंडल, ऐसा लगा जैसे देश बिल्कुल जल जाएगा, लेकिन पॉलिटिशियन कोई चिंता नहीं थी। इसलिए मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा देश के बारे में मत सोचना, अपने बारे में सोचना। अब बताओ, जब विदेशी घरेलू परिस्थितियों का परिणाम होती है तो क्या मामला बनेगा इसमें? और यहीं पे जरा बगल देख लो, हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब, और जो हमारे शत्रु थे वो लगातार पहले से लेकर आज तक 75 साल से ये दोनों नहीं बदले, ये परिस्थितियां नहीं बदली।
जनरल बिपिन रावत ने, अब देखिए यही कंटिन्यूटी है, 75 साल से जो नहीं बदला हमारी क्षेत्रीय परिस्थिति। जनरल बिपिन रावत ने इस दुविधा का उल्लेख करते हुए बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है, ये बात हमेशा के लिए सही रहेगी। उन्होंने कहा दुनिया में कोई ऐसा देश दिखाइए जिसके दो पड़ोसी दुश्मन हो और दोनों के पास परमाणु बम हो। और पाकिस्तान जब देखो तब हर हफ्ते कह देता है मैं मार दूंगा। उन्होंने कहा कसबे क्या कहता है, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, क्या मार देगा आप बताओ। बात बात पे परमाणु बम मारने धमकी देता है। और चीन, ये 90 में भी था या 90 में खत्म हो गया, अंदर बर्बाद, क्षेत्रीय परिस्थितियां। और मेरे दोस्तों, सोवियत संघ के साथ हमारा याराना बिल्कुल चरम पे था, क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम। सोवियत संघ तो नीचे जा ही रहा था और भारत भी उतने ही आराम से नीचे जा रहा था। मतलब ऐसी कंडीशन पहली बार देखा, दोनों साथ साथ बर्बाद हुए। कई फिल्में मैंने देखी जहां हीरो हीरोइन मर जाते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई ने फिल्म के टिकट का पैसा दोबारा ले लिया। देखो फिल्म की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले रिव्यू देख लेता हूँ, हीरो हीरोइन जिंदा रहेंगे मर जाएंगे। हीरो हीरोइन अगर मर जाएंगे फिल्म में नहीं देखता। और यहां क्या हो रहा था, भारत तो बर्बाद, हमारा परम मित्र सोवियत संघ के परचखे उड़ गए। सोवियत संघ 15 दिशाओं में बिखर, रावण का तो 10 ही दिशा बिखरा था, ये कितने में बिखर गया। सोवियत संघ के परछके उड़ गए। यूक्रेन तो उधर से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बाल्टिक स्टेट, धज्जियां उड़ गई। और आपको पता है जिस सोवियत संघ की धज्जियां उड़ी उसी से हम सबसे बड़ा हथियार लेते थे, उसी से हमारा सबसे बड़ा व्यापार था। अब सोवियत संघ मर गया तो हमारा हथियार कौन देता, कौन देता हथियार। और जब ये आक्रमण कर देते तो कैसे लड़ते। सोवियत संघ विघटित हुआ, पहली समस्या हथियार कौन देगा, नंबर 1। जरा सोच के देखिए कितनी गंभीर परिस्थिति है देश के सामने ये। और दूसरी बात, क्यों ऐसी समस्या आई। पहले सोवियत संघ 15 भागों में बटा हुआ था, वो 15 जब अलग अलग हो गए तो पता चला जो जहाज हम लेते थे उसका पहिया कहीं बनता था मालदोवा में, इंजन बनता था मॉस्को में, और उसका डैना बनता था यूक्रेन में। तो इन तीनों ने कहा भाई तुम, हम अलग अलग दे रहे हैं, ले जाके जोड़ लो। उनका आप क्या बात कर रहे हो यार, तुम जोड़ कैसे लेंगे हम, अरे तुम बना के दो। जो अपनी इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहा है आपका हथियार बनाएगा। और हथियार के लिए पैसा भी कहां से आएगा, पहली बात। पैसा आप दे दोगे तो समय पर सप्लाई कर पाएगा, दूसरी बात। आप सोच लीजिए ऐसी क्राइसिस भारत ने शायद आजाद भारत में भारत ने कभी देखी नहीं थी। देश बिल्कुल गर्त के कगार पे था। यानी सोवियत संघ का विघटन। अब व्यापार कहां करें, जो था गोभी टमाटर वही खरीदता था, तेल भी खत्म, गोभी टमाटर खत्म, रूबल तो बिल्कुल जमीन पर आ गया। रूबल कोई देखने को तैयार नहीं है, लेने के बाद तो दूर छोड़ो। और उसके बाद इधर सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, उधर दुनिया का डॉन बनने को तैयार था। तो अमेरिका है, दुनिया का लॉरेंस बिश्नोई है। ओ माय गॉड, अमेरिकन का और गुरु, तीसरी दुनिया क्या हालचाल है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसा है। हमने कहा भाई मजाक में उड़ाओ। और हम धीरे से अमेरिका के पास गए, हमने कहा भाई पुरानी बात भूल के दोस्ती करोगे। अमेरिकन का है, यही यथार्थवाद है मेरे बच्चों, किसी से झगड़ा हुआ है भूल जाओ, तलाक के बाद दोबारा भी संबंध हो सकता है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं। ये तो जो आईआर नहीं पढ़े हुए हैं लोगों क्या करते हैं, एक बार कट्टा हो गया, कट्टा तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। ओ मतलब कई बार भावनात्मक दुश्मनी कैसे होती है, वो देखेंगे तो रास्ता बदल देंगे। रास्ता मत बदलो मेरे बच्चों, पता नहीं कब किसकी जरूरत, हलो है सबसे करते रहो। ऐसे थोड़ी कि रास्ता ठीक, आज संबंध ठीक नहीं है। और जो आईआर नहीं पढ़ते वो संबंध भी बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगे चीजें चीटा गुड़ का संबंध, चिपक जाएंगे। और अगर अलग होते समय लात जूते करके निकलेंगे। ये आईआर ना पढ़ने का परिणाम है।
अरे मेरे दोस्तों, कहीं से अलग भी हो रहे तो बाय बाय करके निकल जाओ, ठीक है। देखो, बड़े बड़े समझदार लोग, मैं कई बार देखता था फिल्मी दुनिया के लोग ऐसे अलग कैसे होते थे, मैंने बाद में देखा सारी मेरी आईआर क्लास कर रहे थे। तो मेरे बच्चों, मजाक की बात मैंने कही, आईआर कई लोग, ये तो मेच्योरिटी की बात है भाई, संबंध आज है कल नहीं, इसमें इमोशनल होने की क्या जरूरत है। और हम जब आईआर नहीं पढ़ते हैं, न मैं जीऊंगा न जीने दूंगा, ये लो, जो मेरा नहीं किसी का पेटेंट करा के आया था, तुम्हारा नहीं किसी का नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, अब हमें अब पहला जुगाड़ अमेरिका के साथ भी था, धीरे से अमेरिका के साथ गए। हमने कहा भाई पुरानी बात भूलो, अमेरिका ने जो आज ट्रंप कह रहे हैं मोदी हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, उस अमेरिका ने 2 साल तक भारत में कोई राजदूत नहीं बनाया था, 2 साल तक। और बच्चों देखो, समय हमेशा, समय अच्छा खराब नहीं होता। आप पावरफुल है, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई समय अच्छा खराब होता ही नहीं। और आप जानते हैं 90 के बाद दुनिया बदल रही थी, पूरी दुनिया बदल रही थी। अमेरिका का प्रभुत्व, बाजारवाद, भूमंडलीकरण। आप जानते हैं जब बार बार ये कहा जाता है कि 10 साल या 20 साल लगभग हमने आज़ादी 90 के बाद गंवा दिए, सच बात है। उसमें किसी सरकार का दोष नहीं था, हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस उसके लिए, अगर मैं ये कहूँ कोई सरकार उसके लिए उत्तरदायी थी तो बात गलत होगी। ऐसी घटना बन गई, दुनिया में अवसर खुले थे, हम ही गड़बड़ा गए। यही चाइना ने टॉप गियर लगा दिया, 78 में उदारीकरण कर दिया, 78 में इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त निर्माण। इस दुनिया में भूमंडलीकरण का सबसे ज्यादा फायदा कोई देश ले गया, उसका नाम क्या है? पहले से प्रिपेयर्ड था। अब आप ये कंप्लेन करोगे एग्जाम बार बार टल रहा है इसलिए एग्जाम खराब हो गया, कंप्लेन बेकार है। अरे पहले एंटिसिपेट करके रखो, कुछ भी टले टूले उससे क्या मतलब होता है, हमारी तैयारी तो होनी चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, समस्या ये नहीं, दुनिया हमेशा चेंज होती रहती है, पावरफुल आदमी उसी को अपने पक्ष में चेंज कर लेता है। पावरफुल और कमजोर आदमी में फर्क है, कमजोर आदमी नदी की बढ़ती हुई बाढ़ को देख घबरा जाता है, पावरफुल आदमी उसी नदी से तैर तैर के काम की लकड़ी घर निकाल लेता है। दुनिया नजरिए खेल है, इस समय बर्बाद हो गए, हम तो बर्बाद हुए सोवियत संघ तेरे लिए। अब मेरे बच्चों, चेंज करना था या चेंज करने मजबूरी थी? दुनिया में दो निर्णय होते हैं, एक तो आप दूरदर्शिता से पहले ले लीजिए और एक कंपल्सन में डिसीजन लीजिए। कंपल्सन का डिसीजन ठीक नहीं होता। और दुर्भाग्य ये कह लो, ये दुनिया में जब से शुरुआत हुई हमारे यहाँ 20 साल तक गठबंधन सरकार रह गई। तो जब ये बार बार देखो, आप किसी एक पार्टी, वो एक्स पार्टी की सरकार लाओ, वाई पार्टी की सरकार लाओ, ये तो लोकतंत्र में सबकी मर्जी है, किसी को शासन करने का जन्मजात अधिकार लोकतंत्र में नहीं होता। लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट का सच में फर्क पड़ता है। अरे नेहरू, अरे मेरे बच्चों में पाकिस्तान इंडिया के एग्जाम्पल बता दूं, चाइना तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चाइना में स्टेबल गवर्नमेंट ही तो है। सी जिनपिंग के पहले ये था कि भाई जो नेता बनेगा 8 साल तक रहेगा ही रहेगा, 8 साल के बाद हट जाता था। सी जिनपिंग ने कहा ना, अब 8 साल के बाद भी नहीं हटूंगा। सी जिनपिंग से क्या कहा गया? कहा जब तक मैं अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ दूंगा, मैं खूंटा गाड़ के बैठा रहूंगा। भारत में 1 साल बाद रोज रोज चुनाव, जब हम ये कह रहे हैं भैया 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए, ना 5 साल में हर 6 महीने में चुनाव, इसका मतलब है लोकतंत्र। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र है यार। कमाल की बात है यार, कमाल कैसी बातें करते हैं पढ़े लिखे लोग यार, केवल अपनी पार्टी की चिंता है। अरे मेरे बच्चों, देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे। और दीर्घकालिक रूप में सोचो, भारत के लोकतंत्र की विफलता है मेरे बच्चों, 75 साल में हम गरीब रह गए, ये सवाल नहीं बनता। आप चुनाव बड़े कराते हो, चुनाव इतना बड़ा होता है, 90 करोड़ मतदाता हो गए, इसी गौरव गाओगे इस देश में इतनी बड़ी गरीबी है, बीमारी है। दिल्ली कैपिटल का हाल ये है। शर्म की बात है कि नहीं है? हम फेल हुए कि नहीं हुए बच्चों? क्यों फेल हुए? निश्चित तौर पे व्यवस्था कारण। इसीलिए भारत में बड़ी गंभीरता है। चाइना आप देखिए इसी मामले में, ओ माय गॉड। अरे मेरे बच्चों, आने वाले समय में अगर ऐसी दुनिया रह गई, चाइना के किस्से लिखे जाएंगे। आप याद रखना,
क्योंकि जो दुनिया कंट्रोल करता है उसी की दुनिया गाथा गाती है। राजा महाराजा पूरी दुनिया में जानते हो, राजा महाराजा क्या होते थे? वही दुनिया के सबसे बड़े कवि होते थे। कि राजा महाराजा के चार कौन चारण होते थे। आज पूरी दुनिया पर इंग्लिश का कंट्रोल है, अमेरिका कंट्रोल है। आने वाली दुनिया में अमेरिका का डिक्लाइन होने जा रहा है, चाइना का। पूरी दुनिया के सिद्धांत चाइना बदल कर रख देगा। ये हकीकत की बात है ये। अब आपको लगता होगा ना हम आपसे सर दुश्मन की तारीफ कर रहे हो, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हकीकत को माने या न माने, आईआर में हमेशा आदमी रेशनल जो है हकीकत वो तो देखना पड़ेगा आपको। हकीकत देखेंगे समाधान भी कर लेंगे, अपने ही मुगालते में रहेंगे ना। इंडिया बहुत बड़ा, इंडिया कैसे मान ले मेरे बच्चों। लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़ना है, क्योंकि लिखना है। क्या लिखना है आपको? नब्बे, पहला पॉइंट। विदेश नीति में सबसे बड़ा निर्णायक और गुणात्मक परिवर्तन विदेश नीति में सबसे बड़ा निर्णायक और गुणात्मक परिवर्तन 1991 में देखा गया। नाइनटीन 91 में देखा गया, जब भारत ने समाजवादी आर्थिक प्रणाली के बजाय उदारीकरण जब भारत में समाजवादी आर्थिक प्रणाली के बजाय उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नई रणनीति का प्रयोग किया गया। उदारीकरण और निजीकरण की नई रणनीति का प्रयोग किया गया। अब देखिए एक चीज, अब और चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं, बड़ी लॉजिकल है। पहली बार हमने बाजारवादी नीति अपना ली, और हकीकत तो बात ये थी। अब देखिए यहीं पे मामला गड़बड़ाया। चाइना ने भी बाजारवादी नीति अपनाई। चाइना ने बाजारवादी नीति अपनाने के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त बना लिया। हमारे पास बाजारवादी नीति अपना लिया, लेकिन कोई हमारे यहाँ आने को तैयार नहीं था, पहले भी और आज भी। ये समस्या है। अरे भाई सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाइना में है। आज भी दुनिया इतनी चाइना के विरुद्ध, इसी बात पे एलन मस्क का इंडिया में इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। अभी मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि आपको अपना प्लांट BYD का हमारे यहाँ लाना पड़ेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर हमारे यहाँ ला सकते हैं तो हम आपको EB की परमिशन देंगे। मस्क ये चाहता है कि कंपनी, हमारी कंपनी रहे चाइना में, कार बेचे इंडिया में। इसी बात मामला फंसा हुआ है। तो आप सीधी से, आपकी सरकार कमजोर है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके बाद बची खुची कसर हमारे यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद, हर 6 महीने के पहले जिंदाबाद, किसान रोको, छात्र रोको। और अब ये सब पॉलिटिशियन खेल है ये सब। और अच्छा आप कहेंगे सर ये बताओ, उदारीकरण निजीकरण अपनाए तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब तो हमने ये सोचा था कि अब दूसरे के साथ संबंध बना तो ये फॉरेन पॉलिसी है। ऐसा नहीं है। देखिए फॉरेन पॉलिसी में घरेलू फैक्टर, क्षेत्रीय फैक्टर और वैश्विक, ये हमेशा तीनों आपस में जुड़े होते हैं। और सवाल यही नहीं था हम उदारीकरण अपनाते क्यों नहीं।
सोवियत संघ ही बाजारवाद के रास्ते। सोवियत समाजवाद का सबसे बड़ा पिता कौन? सोवियत संघ। 91 के बाद सोवियत संघ ने क्या अपना लिया? बाजारवाद। दुनिया में 91 के बाद पूर्वी यूरोप ने बाजारवाद, सोवियत संघ ने बाजारवाद। और जरा सोच के चीन कितना होशियार है, चीन ये काम 78 में कर चुका था, बाजारवाद अपना लिया। वियतनाम, आज के दौर में आप देखोगे हमसे ज्यादा चाइना से खिसकने वाली कंपनियां हमसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही वियतनाम में, एक छोटा सा देश। यूएई, जहां जहां आप देखते हैं समृद्धि के, सब बाजारवादी अपना लिया। तो अब सवाल ये कि हमारे यहाँ निवेश कहां से आए, व्यापार कहां से आए? और एक बात हमेशा याद रखिएगा, विचारधारा आर्थिक प्रगति में बाधक है, नैतिकता आर्थिक प्रगति में बाधक है। क्यों आप कहेंगे विचारधारा आर्थिक प्रगति में बाधक क्यों है? अब आपने विचारधारा बना रखी है नैतिकता की, अब सवाल है बिजनेस में कोई डील करना है, आप देख रहे हो यार यहाँ तो नैतिकता काम नहीं कर रही है। क्योंकि जीवन में जब आप हर जगह सोचेंगे झूठ नहीं बोलना है, साधन को पवित्र बनाए रखना है, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो कोई डील हो ही नहीं पाएगी। इसलिए मार्केट में आइडियोलॉजी नहीं चलती। बड़ी ध्यान सुनने की बात है ये। इसका मतलब ये है मालिक किसी दुकान पे आप मोबाइल फोन खरीदने गए और मालिक के पास बैठे, उनका सर आप किस विचारधारा को मानते हैं? उनका वहां देखो दीवार पे लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे दीवार पे क्या लिखा हुआ है? उनका बिजनेस से कोई दोस्ती नहीं। दोस्ती से दाम कम हो जाएगा या प्राइस से दाम चलेगा? एक दुकान के व्यापारी के पास फंस गया तो उसने कहा दोस्ती अलग व्यापार अलग, और आज नगद कल उधार, कल आएगा ही नहीं कभी। मेरे बच्चों मोबाइल की दुकान पर कभी गए मोबाइल खरीदने और आपने कहा देखो भाई मैं भी समाजवादी विचारधारा को मानता हूं, आप भी समाजवादी विचारधारा को मानते हो, और सबसे बड़ी बात है देखो आप भी बिहार से मैं भी बिहार से, मोबाइल का कीमत आधा कर दो, कोई मान लेगा? आप कमरे किराए पे लेने गए और आपको आंटी मिल गई, उनका आंटी आप भी इस समुदाय से मैं भी समुदाय से, उनका समुदाय गया तेल लेने, पहले किराया ही है। जीवन में मेरे बच्चों बाजार में विचारधारा नहीं चलती, बाजार में कीमत चलती है, चीप एंड बेस्ट। आपको पता है बाजार की पॉलिसी क्या होती है? आप में सबसे अच्छा मार्केटिंग करने वाला कौन है? सबसे अच्छा मार्केटिंग करने वाला कौन है? जो सबसे अच्छी वस्तु लाए सबसे कम कीमत पर। कई बार तो मार्केटिंग के लिए जाता हूं पालिका बाजार में, एक दोस्त के साथ गया, शुरू हुई 5,000 से, वो सामान खरीद लाया 500 में। हमने कहा है ये कौन सी मार्केटिंग है? उनका से यही मार्केटिंग है। विचार है या बाजार है? बाजार हित को देखता है, विचार को, हित को या नैतिकता को। इसका मतलब है पहले हम विचार को अपना रहे थे, साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का वाद। विचार क्या है? वाद। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, कोई काम कुछ नहीं आ रहा था। और मैं एग्जांपल आपको बता दूं, अरब राष्ट्रवाद पहले क्या होता था? वाद क्या है? वाद क्या है? अफ्रीका के लिए हमने लड़ाई लड़ी, इंडोनेशिया मलेशिया जो हमारे छोटे छोटे देश हैं इनकी आजादी के संघर्ष में लड़ाई हमने लड़ी, कुछ मिला नहीं। आंग सान सूकी को हमने पढ़ाया, यहां से पढ़ गई, शादी करी लंदन में, कुछ नहीं मिला। इसलिए मेरे बच्चों अगर आप इस बात में गलतफहमी में हो कि कोई मेरा दोस्त है और इंटरव्यू देने जा रहा है, उसके खाना पीना खिला दे, आने वाले समय काम आएगा, ये सब भावनाएं हैं, ये सब भावना है, विचार है, इससे दुनिया चलती नहीं। कठोर हकीकत यही है। अगर आप हर जगह विचार लगाओगे, इसलिए 90 के बाद इंडिया ने कहा विचार उचार नहीं, विचार नहीं। क्यों? अब बताओ विचार क्या है? लोकतंत्र के साथ संबंध बनाए या हितों को देखे? अब बच्चे क्या पूछते हैं? सर करंट अफेयर है,
म्यांमार में सैनिक सरकार आ गई, हमारा संबंध क्या होगा? अरे हमारा सीधा सा मामला है, म्यांमार के साथ हमारे हित है या नहीं है? हित है तो संबंध बनेगा नहीं बनेंगे? इस समय मोदी के सबसे अच्छे दोस्त कौन है? MBS मोहम्मद बिन सलमान, और दूसरे ये UAE के प्रिंस कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद। ये सबसे अच्छे दोस्त हैं, आपको पता है, पैसे वाले। गुजराती से अच्छा बिजनेसमैन कोई होता नहीं मेरे बच्चों। गुजराती मारवाड़ी बिजनेस को डील करते हैं। ये शासन मिलता है या कुछ और मिलता है? धर्म मिलता है या कुछ और मिलता है? इसीलिए जो छोटा मोटा आदमी होता है वो संबंध बनाने में लोग मैचिंग ढूंढते हैं। हमने कहा क्या देखते हो मैचिंग में यार? तो उनका देखते हैं लंबाई, उम्र, ये जाति पात। हमने कहा ये सब बेकार की बात है। मैचिंग में एक ही बात देखो, ATM, कार, घर। अब ये मत देखो एक शादी हुई, 2 साल, तुम्हें ये रूढ़िवादी सोच छोड़ो मेरे बच्चों, आगे बढ़ने का रास्ता हो तो। अब ये नहीं कि अरे कमाल की बात है, इसलिए मैं दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली आदमी रॉबर्ट बाड्रा को मानता हूं। दूसरा सैफ अली खान। अब हम शादी देखेंगे तो हम कई बार लोग जाते शादी में, हमें क्या हो गया, उनका लड़की की उम्र लड़के से बड़ी है। तो हमने कहा ये क्या मतलब होता है? ये उम्र तो किसी न किसी की बड़ी होगी, ये कौन सी बात है? उनका ना ना, परंपरा में कहा गया है लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़के बड़े होने चाहिए। हम कहे प्रभु आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। उम्र देखना है, ओके, रूप रंग देखते हैं, देखने में कैसी है? अरे ATM देख लो, देखने में कैसी है। हम अपोजिट भी कह रहे हैं, कई लड़के लड़के के भी रूप रंग देखते हैं। रूप रंग देखोगे, सब विचार है, लोकतंत्र, समाजवाद, साम्राज्यवाद, कुछ नहीं। अपना काम बनता, आने समय देखोगे कुछ मत देखना मेरे बच्चों। मेरा काम है फार्मूला बता देना भाई। अरे मेरे बच्चों सब जाके नाप तोल के देख लेना अब। इसलिए जीवन मजे से रखना, जीवन को एंजॉय करना हो, मजे से रहना हो, पावरफुल बनना हो, विचार को ले जा किसी बॉक्स में बंद कर देना और उसमें कुंडी मार देना। और किसको आगे बढ़ाना? हित, हित। और मैं बता रहा, अरे मेरे कई कई बार एक तरफा मोहब्बत हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे कि एसोसिएशन बना था, फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन, हौसला। बीमारी बड़ी खराब है मेरे बच्चों। अब आप देखो, और यही हमारी भारतीय विदेश नीति के ऊपर लागू होती थी। अरे मेरे बच्चों 90 के पहले हम फिलिस्तीन पर जान दिए जाते थे। अरब देश हमारा कश्मीर पर समर्थन नहीं करते थे। एक तरफा मोहब्बत हुई कि नहीं हुई? इजराइल हमारे साथ संबंध बनाना चाहता था, हम इजराइल के साथ नहीं। हम फिलिस्तीन के साथ संबंध बनाना चाहते थे, फिलिस्तीन हमारे साथ नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चे? इसलिए याद रखना, विचार चलेगा या राष्ट्रीय हित? विचार, लोकतंत्र। अच्छा आप कहोगे सर आप तो कह रहे हैं वैसे जब भारत अमेरिका मिलता है तो लोकतंत्र लोकतंत्र करते हैं। लोकतंत्र चल जाएगा जब हित मिल जाए। हित मिल जाएगा उसके पीछे सब कुछ चल जाएगा। हित मिल जाए उसके बाद जोड़ लो, धर्म जोड़ लो, लोकतंत्र जोड़ लो, जोड़ लो। हित टकरा जाए तो इसे फिल्मी दुनिया के लोगों को देखो क्यों मालदार है, तो शादी विवाह में देखते हैं किसकी फिल्म हिट हो रही है, उसे जाके बांध लेते हैं मामला। और यहाँ विचार लगाते हैं, तुम भी फुक्कड़ वही फुक्कड़, फुक्कड़ 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 रहो, बाद में बेलन बेलन और चौके चलेंगे फिर घर में। लो लो विचार। इसलिए देख लो जितने साहित्यकार देखोगे सब फुक्कड़, कविता गा रहे हैं। एक मैं कवि को जानता हूं, पूरे घर की संपत्ति बेच गए विचार के चक्कर में, वो तो बर्बाद हुए, बच्चे से घूम रहे हैं। लिख लो मेरे बच्चों, भारत ने क्या छोड़ा 91 के बाद?
आगे अगला point, क्या लिखा आपने? विदेश नीति में विदेश नीति में विचारधारा के बजाय विदेश नीति में विचारधारा के बजाय राष्ट्रीय हितों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। विदेश नीति में विचारधारा के बजाय राष्ट्रीय हितों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। राष्ट्रीय हितों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इसलिए इसलिए साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद जैसे विचारों साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद जैसे विचारों के बजाय व्यापार, निवेश, जैसे विषयों पर प्रमुख बल दिया गया। व्यापार, निवेश जैसे विषयों पर प्रमुख बल दिया गया। जैसे विषयों पर प्रमुख बल दिया गया। अगला पॉइंट, अमेरिका के साथ संबंध निर्माण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। अमेरिका के साथ संबंध निर्माण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। अमेरिका के साथ संबंध निर्माण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। तथा इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए गए। ब्रैकेट में 1992 इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए गए। इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए गए तथा इसी वर्ष लुक ईस्ट की नीति अपनाई गई। याद रखिए, सब अलग अलग वे में पढ़ना है। तथा इसी वर्ष लुक ईस्ट की नीति अपनाई गई। पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट की नीति अपनाई गई। अगला पॉइंट, विदेश नीति में अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ विदेश नीति में अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ सुरक्षा पर भी समानांतर महत्व दिया गया। अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ सुरक्षा पर भी
समानांतर महत्व दिया गया और वर्ष 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। वर्ष 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और यह परीक्षण शांतिपूर्ण नहीं था। यह परीक्षण शांतिपूर्ण नहीं था, अपितु परमाणु बम के निर्माण के लिए था। यह परीक्षण शांतिपूर्ण नहीं था, अपितु परमाणु बम के निर्माण के लिए था। अगला पॉइंट, 1991 के बाद नेहरू की विदेश नीति 1991 के बाद नेहरू की विदेश नीति, प्रधानमंत्री नेहरू, 1991 के बाद नेहरू की विदेश नीति में एक व्यापक बदलाव देखा गया। नेहरू की विदेश नीति में एक व्यापक बदलाव देखा गया क्योंकि अर्थव्यवस्था समाजवाद के बजाय बाजारवादी हो गई। अर्थव्यवस्था समाजवाद के बजाय बाजारवादी हो गई। नेहरू परमाणु हथियारों के विरोधी थे। नेहरू परमाणु हथियारों के विरोधी थे, लेकिन लेकिन 1998 में भारत ने परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया। परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया। अगला पॉइंट, परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नेहरू की विदेश नीति अप्रासंगिक हो गई। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नेहरू की विदेश नीति अप्रासंगिक हो गई, अपितु परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार विदेश नीति में परिवर्तन स्वाभाविक है। अपितु परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार विदेश नीति में परिवर्तन स्वाभाविक है। इन परिवर्तनों के बावजूद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, नियम आधारित विश्व का निर्माण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, नियम आधारित विश्व का निर्माण,
नियम आधारित विश्व का निर्माण वसुधैव कुटुंबकम की नीति में परिलक्षित होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की नीति में दिखाई देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की नीति में दिखाई देते हैं। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, इसका मतलब है कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी आज भी कुछ हद तक बनी हुई है, कुछ चेंज हुआ। अब कुछ चेंज हुआ, इसका मतलब ये मत समझिए कि उनकी पॉलिसी अप्रासंगिक हो गई। नेहरू होते तो भी तो चेंज कर लेते वो, ऐसा है वो होते ना चेंज करते, क्योंकि दुनिया बदल गई। लेकिन ये तो मैंने संक्षेप की बात की। अब 90 के बाद जो मेजर चेंजेज है उस पर हमें बात करनी है, जैसे गुजराल सिद्धांत, परमाणु नीति। ये तो एक हमने बेसिक सी बता दिया कि 90 के बाद क्या चेंज हुआ। और कहा भी जाता है 90 के बाद थोड़े चेंजेस आए, फॉरेन पॉलिसी थोड़ा प्रैग्मेटिक हो गई, ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गई, डाइवर्सिफाइड हो गई। और आज तो कहते हैं कि नैम रहा या नहीं रहा, इसकी बात आगे बता देंगे। नैम रहा या मल्टी अलाइनमेंट हो गया। तो अब हमें देखना है क्या क्या चेंजेस हुए, एक एक इश्यूज को देख लें। उसमें गुजराल सिद्धांत, परमाणु नीति, नैम, ये तीनों देख लें। तो ये तो हमने बेसिक सी बता दिया। जितने भी बेसिक बताए वो अपने आप में बैकग्राउंड था। अब जो मैं बता रहा हूँ वो समकालीन से जुड़ेगा तो एग्जाम काम से आ जाएगा। अभी तक बैकग्राउंड था किस तरीके से चीजें चेंज हुई। इसका मतलब है चेंज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चेंज को ये नहीं मानना चाहिए कि नकारात्मक है। कई बार हम जानते हैं आदमी लोग कहते हैं अरे तो बदल गए। अरे बदल गए तो बदलना ही चाहिए आदमी को। अरे दुनिया बदल रही है, सब चीज बदल रहा है, तो आप ऐसे ही रहेंगे? बदलना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें बदलती हैं, कुछ चीजें कॉन्टिन्यूस है। और भारत में इसका मतलब है कि हर चीज बदल नहीं जाती, राष्ट्रीय हित तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, थोड़े कुछ कुछ डायमेंशन बदलते हैं। इसमें पहला हेडिंग अब लिख लीजिए। अब एग्जाम के काम की बात। अभी तक इतना बैकग्राउंड था, अब हम हेडिंग से बात, अगला हेडिंग है। अब सीधे मैं वर्तमान पे आ जाऊंगा। अब 90 के बाद से तो सब सारी कहानी बताने की जरूरत नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी कब आए, मनमोहन सिंह कब आए, वो सब कहानी किस्से का भाग बन गया। तो हमारे अध्ययन में बात देखी जाती है कि हम बिल्कुल कंटेम्प्रेरी पे बात करते हैं, लेकिन पास्ट से जोड़ के रखते हैं। कैसे? हेडिंग चेंज कर लीजिए। ये 90 के बाद में सारी कहानी शुरू हो जाएगी। भाई 90 के बाद की विदेशन का मतलब आज तक। इसे आप देखोगे बार बार कहते हैं सरकारों के साथ फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती। हाँ, ये बात अवश्य है। गठबंधन सरकार होगी तो उसका फर्क दिखता है, एक दल की प्रभावी सरकार होगी उसका फर्क बिल्कुल दिखेगा। और समझ लिए भारत जैसे विशाल देश के लिए गठबंधन सरकार ठीक नहीं है। लोकतंत्र का एंगल लगाएंगे तब तो आपको ठीक दिखेगा, परिणाम जब भी आप देखेंगे तो फिर परिणाम तो फिर ठीक नहीं आते उसके। उसका पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर लीजिए। पाकिस्तान का दुर्भाग्य था कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जिन्ना नहीं रहे नेतृत्व करने के लिए, और पाकिस्तान में ऐसा उठापटक मची कि आज तक स्थिर नहीं है। बगल में नेपाल देख लीजिए। हाँ, पिछले 12 साल में लोकतंत्र के बाद में वहां 24 सरकारें बन चुकी हैं, नेपाली बाप बाप कर रहे हैं। इतना भी ज्यादा लोकतंत्र मत अपनाइए कि चुनाव ही करना हमारा काम बन जाए। भाई इसका मतलब आप कहेंगे सर लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए? नहीं, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल से हम हट नहीं सकते। वो हमारे राष्ट्र का निर्माण है, संविधान का आधार है, उसे खत्म होने की बात नहीं है। उसे रेशनल तो बनाया जा सकता है, खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई दुनिया देख लीजिए कैसी कैसी चल रही है। तो हेडिंग क्या लिखा आपने? लिखिए हेडिंग गुट निरपेक्षता या मल्टी अलाइनमेंट, ये हेडिंग है। हेडिंग है गुट निरपेक्षता या मल्टी अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट और मल्टी अलाइनमेंट। अच्छा, ये मैं अब कहानी तो अब देखो वर्तमान पे में आ गए। इसका नाम को हमने जोड़ दिया मल्टी अलाइनमेंट से।
तो आज की डेट में आपके मेंस एग्जाम में हमेशा नैम के बजाय मल्टी अलाइनमेंट की बात प्राथमिक रहेगी। अभी इसके नाम कुछ और भी कोई दे सकता है, नैम 2.0, सामरिक स्वायत्ता, तो नाम अलग अलग दिए जा सकते हैं। बस एक बात आपको याद दिला दें, जब ये हो रहा था कि भारत की विदेश नीति बनने की बात आ रही थी, और 61 में नैम की पहली समिट हुई थी बेलग्रेड, शहर का नाम था ब्राविनी। ये जान के आप हैरान हो जाएंगे कि इस 61 की नैम की समिट के लिए नेहरू बहुत उत्सुक नहीं थे। नेहरू नैम के सम्मेलन को आयोजित करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे। बाकी नेहरू के दोस्त थे टीटो, नासिर, मिस्र के नासिर, टीटो। क्योंकि याद रखिएगा, जब हम नैम की बात कर रहे थे, दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक तरफ वारसा था, दूसरी तरफ नेटो था। तो जब ये हुआ कि नैम बनेगा तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि अच्छा भाई, दुनिया दो गुटों में बटी हुई है, तो आप क्या कोई तीसरा गुट भी बनाना चाहते हैं क्या? तो नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं, हम गुट नहीं बनाना चाहते, दुनिया को गुटों से हटाना चाहते हैं। बड़ी नैतिकतावादी बात थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ दो गैंग दिल्ली में काम कर रहे हैं और कोई तीसरा निरंकारियों का सम्मेलन शाम को निकला ताली बजाते हुए, और उसे पूछा जाए भाई आप क्या कर रहे हैं, तो उनका हम इस दिल्ली में शांति स्थापित करना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं गैंगवार हो ही न। भाई सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में गैंगवार ही चल रहा था, नाम है कोल्ड वॉर। अब इस गैंगवार में निरंकारियों का भी समूह जा रहा था, शांति शांति शांति। लेकिन जब नासिर से पूछा गया और टीटो से पूछा गया, उनका सुनो, केवल शांति की बात नहीं है, हमें साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को खत्म कर देना है। अब सवाल यह है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को खत्म कर देना है या इनडायरेक्टली अमेरिका और ब्रिटेन पर हमला करना है? आप याद रखिएगा, जब ये मामला हो गया कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन रहेगा, नेहरू बड़े होशियार थे, उनको लगा भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन जुड़ने का फायदा ये है, भारत जितना गरीब देश था, जिस तरीके से हम आजाद हुए थे, पूरी दुनिया में भारत नेता बन गया। इसके अलावा कि हमारे पास कुछ था ही नहीं खाने पीने को। भाई कोई गरीब आदमी नेता बन जाए तो विचारों से बनेगा। तो नेहरू ने इस बहाने तो पूरी दुनिया में इंडिया का नाम फैला दिया। ऐसी बात ही करते थे। 1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन था, गए थे, भाषण दे रहे थे, और उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं पूरी दुनिया से परमाणु हथियार बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए। लोग देख रहे थे, उनका कौन है भाई ये? अरे गांधी, गांधी के देश के हैं। ओ गांधी के देश के हैं। हमने ऐसी इमेज बना ली गांधी। अच्छा, कुछ हमें गलतफहमी भी हो गई, और गलतफहमी ये हो गई, गांधी ने लाठी के बिना अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ से। तो नेहरू को लगा गांधी अगर बिना लाठी के अंग्रेजों को भगा सकते हैं, तो मैं प्यार मोहब्बत से पूरी दुनिया को चेंज कर सकता हूं। तो गांधी का फार्मूला लेके आगे बढ़ जा रहे थे वो। अच्छा, जो लोग नेहरू कई बार आलोचना करते हैं कितने ज्यादा शांतिवादी थे, कई लोग तो अब तो भाई कुछ और भी किताबें लिखी जा रही हैं, कई लोग तो यहां तक आलोचना कर देते थे कि नेहरू ने एक आदमी को इसलिए मंत्री बना रखा था कि उनके साथ वो समाजवाद की बातें करता था। लेकिन आप याद रखिए, ये आलोचना ठीक नहीं है। आलोचना ठीक इसलिए नहीं है, एक बात पूरी दुनिया में चले जाइएगा, अब भारत में रहते हैं तो आपको भारत खामियां जहां रहेंगे उनकी खामियां दिखेंगी। एक बार पूरी दुनिया में चले जाएगा, मेरी प्रार्थना भी एक आप पूरी दुनिया में घूमे भाई, तभी तो हमारी सफलता है, पूरी दुनिया में घूमेंगे। जितना टॉलरेंट इंडियन सोसाइटी है, पॉलिटिशियन कितने खुराफात के बावजूद, इतनी टॉलरेंट सोसाइटी कहीं दुनिया में मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा पहला। इतना विविधतापूर्ण समाज कहीं एक साथ रहते हुए मिल जाए तो बता दीजिएगा दूसरा। कहीं आप एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। भारत का स्वभाव ही शांतिवादी है, इसलिए नेहरू तो उसी की फॉरेन पॉलिसी बना रहे थे। लेकिन अब जब 90 की बात आई तो नेहरू से पूछा गया कि नैम में आप शामिल होंगे? क्या शामिल तो होंगे, तो इनका नैम का थीम क्या रहेगा? साम्राज्यवाद विरोध, उपनिवेशवाद विरोध, या कुछ और? उनका देखिए, नैम का थीम रहेगा शांति और परमाणु हथियारों का विरोध। ध्यान सुनने की बात है भाई। उपनिवेशवादी लोग कौन थे? इंग्लैंड। उपनिवेशवादी कौन थे भाई? इंग्लैंड का छोटा भाई अमेरिका,
यद्यपि अमेरिका पहले उपनिवेशवाद से लड़ा था, लेकिन बाद में पश्चिमी दुनिया पर ही आरोप लगता था। नेहरू बड़े होशियार थे। नेहरू को महारानी के साथ भी संबंध सेट करके रखना था। अरे महारानी बड़े काम की थी। पैसा कौन देता, इसलिए याद रखो। अब ये बात, नेहरू बड़े होशियार थे। नेहरू गए स्टालिन के पास, सोवियत संघ के नेता। सोवियत संघ का बड़ा समाजवादी है। तब उस समय समस्या थी, स्टालिन ने तो अमेरिका का नाम सुनना चाहता था और न अमेरिका स्टालिन का। स्टालिन ने नेहरू के बारे में ऐसी असंसदीय बात कही जो मैं आपको बताऊंगा नहीं। हाँ बता दूं, बिला वजह बता दूं आपको। ये बच्चे केवल फंसाना, ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहिए, उसके बाद तमाशा देखेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों, स्टालिन के पास नेहरू गए। स्टालिन ने कहा, नेहरू आप समाजवादी हो? मैं कहा हाँ समाजवादी हूं। कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप अभी भी ले रखे हो समाजवादी? उनका कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप अलग है। उनका बिना महारानी का आप काम नहीं चलता क्या? नहीं, काम तो चलता है, उनके साथ अच्छा चलता है। अरे मेरे बच्चों, हमारी सेना अंग्रेजों ने बना रखी थी, पैसा उनके पास था, सारा ट्रेनिंग उनसे ले रहे थे। तो नेहरू ने जवाब दिया कि देखिए, पहले हमारे संबंध थे पराधीन राष्ट्र के रूप में, आज हमारे संबंध होते हैं बराबरी के आधार पे। आप उसको हम कंपेयर मत करिए। स्टालिन ने कहा, ना देखो नेहरू, तुम समाजवादी नहीं हो। नेहरू कहा, ये आपकी इच्छा हो सकती है, मैं समाजवादी हूं या नहीं हूं। स्टालिन ने तो यहां तक कह दिया कि नेहरू, ये भी गुलाब क्यों रखते हो भाई? अच्छा, गुलाब पूंजीवाद का प्रतीक है। समाजवादी प्रेम मोहब्बत की बात नहीं, पेट की बात करते, याद रखना। जिसका पेट भरा होता है वही प्रेम मोहब्बत जैसी रोमांटिक बातें करता है, और समाजवादी आदमी किसकी बात करता है? तो फिर ये बात स्टालिन ने कही। स्टालिन ने कहा, अच्छा तुम गुलाब भी रखते हो, समाजवादी हो? नेहरू ने कहा, स्टालिन साहब, हमारा समाजवाद प्यार से चलता है, लठ से नहीं, क्योंकि शक्ति प्यार से आती है, तलवार से नहीं। स्टालिन तलवार से सोवियत संघ को बदलना चाहते थे, फेल हो गए। और नेहरू ने कहा, हल्ले हल्ले हो जाएगा, सामाजिक न्याय। भारत में सामाजिक न्याय सफल हुआ है, रसिया में, इतने बड़े देश में नेहरू ने सफल कर दिया। स्टालिन मानने को तैयार नहीं होते थे। और स्टालिन तो भारत के इतने विरोध में था कि किसी को पता चल जाता था भारतीय है, वो बहुत नकारात्मक तरीके से देखता था। सोवियत संघ की पहली राजदूत नेहरू की सगी बहन विजयलक्ष्मी पंडित थी, और विजयलक्ष्मी पंडित से स्टालिन कभी मिला नहीं। जबकि इस प्रोटोकॉल होता है, किसी भी देश का राजदूत जाता है तो उस शासनाध्यक्ष से अपना परिचय देता है कि भाई मैं इस देश का राजदूत हूँ। भारत में कोई रसिया का राजदूत आएगा तो राष्ट्रपति से जाके मिलेगा, अपना परिचय बताएगा कि मैं इस देश का हूँ, एक प्रोटोकॉल है। स्टालिन कभी विजयलक्ष्मी पंडित से मिला ही नहीं। कहता भाई नेहरू सब पूंजीवादी, तो उनकी बहन कैसी होगी, मुझे मिलने की क्या जरूरत है। उसके बाद राधा कृष्णन को बना के वहां का राजदूत भेजा गया। वो तो राधा कृष्णन आए और तब तक स्टालिन मर गया। उसको ख्रुश्चेव आए 53 के साथ हमारे रसिया के संबंध ऐसे आगे बढ़े, फिर आगे चलते ही चले गए। और राधा कृष्णन एक फिलोसफर, राधा कृष्णन रसिया पहुंच रहे थे, स्टालिन बीमार था, और स्टालिन बीमार था, कहता अब मैं मर जाऊंगा, अब नहीं रहूंगा। राधा कृष्ण ने कहा मुझे स्टालिन को देखना है। एम्बेसी ने कहा, ना आप बिला वजह मत जाइए, वो भारतीयों को पसंद नहीं करता, उसे ऐसा शक है कि भारत अमेरिका के साथ है। राधा कृष्ण ने कहा, अरे वो पसंद नहीं करता तो मैं तो सबको पसंद करता हूँ, मैं फिलोसफर आदमी हूँ। गए अपना, कहा था मैं मर जाऊंगा। स्टालिन ने कहा, राधा कृष्ण ने कहा कैसे बात कर रहे हो, आप मर जाओगे, आत्मा अमर अजर अविनाशी है। स्टालिन उठ के बैठ गया, उनका कौन आदमी है भाई ये? राधा कृष्ण ने कहा, आप मर नहीं सकते, ये शरीर है कपड़े जैसा है, आत्मा तो अमर है, आप रहोगे यहाँ पे। कहा जाता है स्टालिन ने जब पूछा कहाँ का आदमी है, कहीं भारत के नए राजदूत का, बैठो 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 और कुछ बातें बताओ। स्टालिन को ये नहीं पता था ये बात भारत में बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए नेहरू जिस गुट निरपेक्षता की बात को मानते थे, आज भी दुनिया में प्रासंगिक है। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद हट गया, और लेकिन शांति की खोज आज भी दुनिया को है।
नेहरू बड़े दूरदर्शी थे, इसीलिए गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है और कैसे वो अलग है, आगे लिख लीजिए। पहला पॉइंट, शीत युद्ध के दौर में शीत युद्ध के दौर में ये देखिए, ऑनलाइन वाले क्लास में शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, अब बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हो, मैं कूटूंगा भी बच्चों, समझ लो, अभी हॉट वॉर चल जाएगा। ये आपस में, मेरी बात, ये इनके लिए स्टालिन और सोवियत संघ नहीं, आपस में ही लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं भी बिहार से हूं, कह रहा मैं भी बिहार से हूं। अब बताओ, मैं इंग्लैंड अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कहाँ अटका पड़ा हुआ है ये। यही छोटी सोच है, मैं बदलना चाहता हूँ बच्चों का, लेकिन मैं क्या लिख लो मेरे बच्चों, क्या है, क्या शीत युद्ध के दौर में गुट निरपेक्ष शीत युद्ध के दौर में गुट निरपेक्षता का नकारात्मक अर्थ गुट निरपेक्षता का नकारात्मक अर्थ या संकीर्ण अर्थ सैन्य गुटों से अलगाव के रूप में देखा गया। सैन्य गुटों से अलगाव के रूप में देखा गया। और सकारात्मक रूप स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में परिभाषित किया गया। और सकारात्मक रूप स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में परिभाषित किया गया। और सकारात्मक रूप स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में परिभाषित किया गया। अगला पॉइंट, भारत आरंभ से ही सभी महाशक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने का समर्थक था। सभी महाशक्तियों के साथ संबंध मित्रतापूर्ण बनाए रखने का समर्थक था, लेकिन आरंभिक रूप में सैनिक और सामरिक संबंधों को को कम महत्व दिया गया। आरंभिक रूप में सैनिक और सामरिक संबंधों को कम महत्व दिया गया, क्योंकि व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर बल ज्यादा था। व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर बल ज्यादा था। अगला पॉइंट, व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर बल ज्यादा था। अगला पॉइंट, आईआर, अगला पॉइंट, सॉरी, वर्ष 1971 में सोवियत संघ के साथ सामरिक संबंध वर्ष 1971 में सोवियत संघ के साथ सामरिक संबंध स्थापित किए गए।
लेकिन अमेरिका के साथ दूरी बनी रही। लेकिन अमेरिका के साथ दूरी बनी रही। अगला पॉइंट, वर्तमान विश्व में भी भारत स्वतंत्र विदेश नीति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का समर्थन कर रहा है। वर्तमान दौर में भी भारत स्वतंत्र विदेश नीति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का समर्थन कर रहा है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का समर्थन कर रहा है। लेकिन लगभग सभी महाशक्तियों के साथ भारत, यानी चीन के अलावा लगभग सभी महाशक्तियों के साथ भारत ने सामरिक संबंधों का निर्माण कर लिया है। लगभग सभी महाशक्तियों के साथ भारत ने सामरिक संबंधों का निर्माण कर लिया है। सामरिक संबंधों का निर्माण कर लिया है। अतः सैन्य क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ शांति पर बल दिया जा रहा है। अतः सैन्य क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ शांति पर बल दिया जा रहा है। बाकी एक दो पॉइंट अभी बचे हैं, कल बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। एक दो पॉइंट कल मैं बता दूंगा आपको। आज के लिए इतना ही।